कोई ओके। कोई इश्यू नहीं है, आप चैनल के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं और मुझे रिकॉर्डिंग भी आपको देना है जी बिल्कुल, गूगल ड्राइव के थ्रू। मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। तो हम इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं। हाय मुकेश जी, आप कैसे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इस इंटरव्यू सेशन के लिए आपने कुछ टाइम निकाला। तो मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि आप ज़रा अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करा दें, और कि आपका बचपन कैसा था, और फिर आपके ने जो पढ़ाई थी वो किस शोबे में की, और फिर जॉब आपने किस सेक्टर में की, और थोड़ा सा अपना इस टैमरिंग जर्नी के बारे में भी बताइएगा। और फिर थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि कैसे आपको ख्याल आया कि आप अपनी स्पीच पर काम करें, और आजकल क्या हालात चल रहे हैं। थैंक यू। Yes, yeah, thank you, Harun, for inviting me, and this is a special interview for you. And suppose मैं सबसे पहले तो मेरा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मेरा नाम मुकेश पटेल है। मैं अभी कतार में रहता हूँ, एंड अभी बेसिकली मैं इंडिया से हूँ, गुजरात अहमदाबाद से। बट अभी मैं 17 साल से कतार में काम करता हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, नेदरलैंड की एक ऑयल कंपनी है। एंड बेसिकली मैं गुजरात से हूँ, मगर मुझे, अगर मैं बचपन की बात करूँ तो मैं बचपन में एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूँ। एंड मेरे फादर फार्मर थे। एंड मुझे स्टैमरिंग बचपन से थी, यानी कि मुझे भी मालूम नहीं है कि वो कब स्टार्ट हुई, मगर मुझे बहुत बचपन से स्टैमरिंग थी। एंड मेरा जर्नी स्टैमरिंग का बताऊँ तो बहुत ऊपर नीचे रहा है। तो कभी ज़्यादा हो जाती थी, कभी बहुत बहुत कम हो जाती थी। एंड ऐसा मेरा स्टडी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री एंड मास्टर ऑफ साइंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया है। तो केमिस्ट्री मेरा फील्ड है बेसिकली। एंड साइंस स्टूडेंट हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड मोर इन साइंस। तो मेरा जॉब का जर्नी अगर देखूँ तो मैंने अराउंड 17 से 18 साल मैंने इंडिया में काम किया है, एंड इधर भी काम किया है। इंडिया में शायद थोड़ा कम किया है, बट कतार में मेरा हाईएस्ट जॉब ड्यूरेशन है। एंड मैं ऑयल फील्ड का एक आदमी हूँ। एंड मेरी स्टैमरिंग मैंने 50 साल के बाद ओवरकम किया है। तो वो सबसे बड़ी बात है कि मैं इंतज़ार करता रहा कि अपने आप ठीक हो जाएगी, मगर नहीं हुई। तो कुछ तो हमको ही करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कुछ होता नहीं है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। ओवर टू यू, रसीद। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ऐसा लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आया कि 50 इयर्स के बाद आपको ख्याल आया कि मैंने अपनी इस स्पीच पर बेस पर काम करना है, मैंने अपनी कम्युनिकेशंस को बेहतर करना है। तो ऐसा क्या ख्याल आया लाइफ में, ऐसा क्या हुआ कि आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया? या हर वेरी गुड क्वेश्चन कि सबसे पहले तो मेरा माइंड में ऐसा था कि स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा फिजिकली, यानी कि मुझे वो डॉक्टर का विजिट करना पड़ेगा, कुछ थेरेपी लेनी पड़ेगी। मुझे ये सब माइंडसेट में, जो मेरा माइंड के अंदर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन था। बट मैं अभी मुझे मालूम नहीं था कि ये ऐसा कुछ यूट्यूब में वीडियो वगैरह होता है। बाद में कुछ सर्च करते करते मुझे बहुत सारे वीडियो मिलने लगे। तो मुझे एक अच्छा स्पीच थेरापिस्ट मिल गया इंडिया में। 50 साल के बाद मैंने 2-3 जगह पे कांटेक्ट किया, मगर मैंने बात करते करते एक स्पीच थेरापिस्ट का कांटेक्ट किया। एंड मैंने बाद में 1 मंथ का मैंने उसके पास से स्पीच थेरापी लिया, यानी कि ऑनलाइन। वो सिखाता है कि कैसे बोलना है, कैसे टेक्निक है, कैसा माइंडसेट है, वो सब उसका स्ट्रक्चर है जो वो सिखाता है। एंड बाद में वो सिखाने के बाद मेरा अराउंड 70-80% ओवरकम हो गया। बट क्या हुआ हरुण, बहुत इंटरेस्टिंगली बोलूँ कि मेरा वापस थोड़ा 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 आने लगा उसके बाद। तो मेरे माइंड में ऐसा स्पार्क हुआ कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि वापस क्यों आ रहा है। तो मैंने खुद इन्वेस्टिगेशन चालू किया, यानी कि मैंने खुद रिसर्च किया उसके पीछे। बहुत 2-3 बुक्स अच्छी अच्छी पढ़ी। बाद में मुझे यूट्यूब में सर्च करते करते मुझे ली लवेट करके एक है, वर्ल्ड स्टॉप स्टटरिंग एसोसिएशन, WSSA।
तो मेरा उसका कनेक्शन हुआ वो इंस्टीट्यूट के साथ। एंड वो एंजाइटी, डील विथ एंजाइटी, उसके बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने एक बुक लिखा है। एंड एक ली लवाइट का एक बुक भी है, तो स्टैमरिंग के बारे में अराउंड, बहुत थिक है वो, बहुत बड़ी बुक है। एंड एक शॉर्ट कोर्स करके बुक है। तो दोनों बुक्स मैंने पढ़ी एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये कुछ ऐसे नहीं होता है कि खाली ट्रेनिंग लिया और हो गया। तो मैंने अराउंड 1.5 ईयर फॉलो किया। एंड कोई एक इंस्टीट्यूट के साथ जो इंडिया में था उसके साथ भी मैंने जुड़ा था, तो मेरा टच में रहा, यानी कि जो जो मेरा जो मैंने जो लर्निंग किया है उसके साथ में डायरेक्ट टच रहा मेरा। तो उसके कारण मेरा खुद में लोगों को सिखाते सिखाते, फीडबैक देते देते मेरा इम्प्रूव हो गया। एंड मैंने एक्स्ट्रा माइंड सेट के ऊपर भी मैंने बहुत कुछ स्टडी किया है। तो मैं बाद में वो स्टडी के बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट ये मेरा जर्नी रहा और अभी मैं एकदम फ्लुएंट हो गया। एंड मेरा बहुत स्टैमरिंग था, मैं बोलता हूँ कि बहुत, मेरा वीडियो भी है, मैं शेयर नहीं करता हूँ। मैं कभी मेरे यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ वो वीडियो, और वो पिन करके रखने वाला हूँ। तो उस टाइम मैं देखूंगा कि कितना ज़्यादा स्टैमरिंग था मुझे और आज मैं कैसा बोल रहा हूँ। ये सर। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप अपनी स्टैमरिंग जर्नी में आप क्या समझते हैं कि वो कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आप को हेल्प किया। आई मीन आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके टीचर्स, आपके दोस्त, उन्होंने इस जर्नी में आपकी कैसे हेल्प की? थोड़ा सा हमें इस बारे में बताइए। यस, एक्चुअली सपोर्ट सिस्टम भी की बात करूँ तो मैंने खुद से ही मेरे आप को सपोर्ट किया है। मुझे अगर पहला सपोर्ट हम खुद को ले सकते हैं, और दूसरा सपोर्ट मैंने कहीं से पेमेंट करके लिया है। एंड मैंने अच्छी किताबें पढ़ के लिया है। मगर मेरे हमारे ज़माने की बात करूँ, अभी मैं 54 है मेरा एज, तो अराउंड 20 ईयर बैक कुछ ऐसा था नहीं, और टीचर लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रिक्ट थे। एंड उसके पास भी इनफ नॉलेज नहीं था कि ये स्टैमरिंग को कैसे ओवरकम किया जाता है, मेरे पास भी नहीं था उस टाइम। तो मुझे कुछ ऐसा टीचर्स था, वो लोग हेल्प करते थे बोलने में और थोड़ा इमोशनली हेल्प करते थे। और फैमिली में फादर मदर तो गांव में फार्मर थे, तो उसको भी मालूम नहीं था। तो मैंने खुद अपने हाथ अपने मैंने खुद सर्च कर 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 मैंने मुझे ये सब किया है मैंने। तो फैमिली सपोर्ट की बात तो मैं बोलूँ तो उस टाइम नहीं थी। बट अभी मैं जो एक स्पीकिंग वॉरियर करके एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो मेरा फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करता है। यानी कि मेरा वाइफ की बात करूँ तो वो खुद ड्राइव करती है कतार में, एंड कुछ भी है काम है तो वो खुद कर लेती है, शॉपिंग है वगैरह है। तो मुझे इनफ टाइम देती है जो भी मैं करता हूँ ये इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। तो फैमिली का, मेरी वाइफ का और बच्चों का बहुत अच्छा सपोर्ट है। बच्चों का एजुकेशन का बात है वो खुद कर लेती है, तो मुझे कुछ देखना नहीं पड़ता, तो मुझे बहुत टाइम मिलता है। ऐसा। थैंक यू मुकेश जी। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एज ए स्टैंडर्ड, जब हम अपनी डेली लाइफ में किसी से बात करते हैं तो पीपल, हमें लगता है कि वो पीपल हमें जज कर रहे हैं, या वो एक नेगेटिव रिएक्शन हम पर देते हैं कि हम पर बात करते हुए हंस देते हैं। तो एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव मेमोरी हमारे माइंड में आ जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए? यस। तो सबसे पहले तो मैं एक ही, मेरी जो इंस्टीट्यूट है मैं जो सिखाता हूँ उसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ सिखाता हूँ कि ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स सामने वाला एक होता है या ज़्यादा होता है, तो हम उससे ऑडियंस कहते हैं। एक है तो भी ऑडियंस है, बहुत सारे तो भी क्राउड है तो भी ऑडियंस। तो ऑडियंस का इन्फ्लुएंस में नहीं आने का, वो सबसे पहली ट्रेनिंग है हमारी। क्योंकि ऑडियंस अगर हंसता है तो हम उसके इमोशनली इन्फ्लुएंस में आते हैं, हमारा माइंड कुछ रॉन्ग इंटरप्रेट करता है, नेगेटिविटी इंटरप्रेट करता है। एंड कुछ लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, कुछ लोग इंतज़ार नहीं कर सकते तो हमको पुश करते हैं कि फटाफट फटाफट बोलो। तो हम क्या हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ट्रेन नहीं है, उसके लिए हमने ट्रेन नहीं किया है। ट्रेन तो है मगर हमको थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको टेक्निक वगैरह सीखना चाहिए एंड पॉजिटिव माइंडसेट। लोग कुछ भी बोलने दो, मैं अपना काम करूँगा, यानी कि अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट रखने का। और मैं ये भी सीखा था कि ऑडियंस को नेगेटिविटी से सोचने का भी नहीं, उसके ऊपर कुछ ऐसा
गंदा वर्ड भी उसके बारे में सोचना नहीं, उसके बारे में भी अच्छा सोचने का, कोई ऐसा बोलने का उसको मालूम नहीं है कि मैं स्टैमर करता हूँ, यानी कि मैं इनडायरेक्टली मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे स्टैमरिंग है और मुझे स्टैमरिंग ओवरकम करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं ओवरकम करूँगा। अगर ये सब चीज़ें पॉजिटिविटी अगर माइंड में डेवलप होती है तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो एकदम स्ट्रेंथ बन जाएगी और स्टैमरिंग ओवरकम उससे ही हो जाएगा। थैंक यू मुकेश जी। अभी थोड़ी देर पहले आपने ज़िक्र किया कि आपने एक थेरेपी ली और आपने उस ट्रेनिंग के दौरान अपनी स्पीच को काफ़ी बेहतर बनाया, लेकिन आपने फील किया कि कुछ अरसे के बाद आपकी फ्लुएंसी जो है वो कम हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इस स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? यस, तो पहले मैं उसका रूट कॉज बताता हूँ कि स्टैमरिंग वापस क्यों आती है। तो क्या है कि हम टेक्निक के भरोसे बैठ जाते हैं कि टेक्निक इज फिनिश, टेक्निक सीख लिया मीन सब कुछ सीख लिया। अभी भी मैं बोलता हूँ 80-90% लोग ऐसा मानते हैं कि टेक्निक सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया। मगर क्या है कि माइंड सेट को बिल्डअप करना, माइंड को टॉप अप करने का, वो हम भूल जाते हैं। तो वो क्या है कि हमको मोटिवेशन, दूसरा कि हमको बाहर से एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए, हमारा इंटरनल मोटिवेशन नहीं मिलता है। हमको अंदर की एनर्जी आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर, वैक्यूम डिजायर, कि अंदर से एक ऊर्जा होती है कि नहीं मुझे कुछ करना है, चलो ये नहीं तो ये हुआ। तो मैं अभी अब कम टू पॉइंट आता हूँ कि सपोज मैं इस तरफ टेक्निक को रखता हूँ, इस तरफ माइंड सेट को रखता हूँ। तो टेक्निक है ओनली 20% है हारून, ऑनेस्टली 20% ओनली टेक्निक्स, 80% अपना माइंड सेट है। यानी कि जो माइंड सेट मेरा कोर्स में मैं लेवल 1 और लेवल 2 एंड लेवल 3, तो लेवल 1 में मैं खाली टेक्निक सिखाता हूँ, लेवल 2 में मैं माइंड सेट के बारे में सिखाता हूँ कि माइंड सेट कैसे स्ट्रांग बनाना है। एंड लेवल 3 वो मेंटरशिप प्रोग्राम है, यानी कि हम टच में रहते हैं और ऐसा एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली मेरे साथ। तो ये लेवल 2 यानी कि माइंड सेट वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपना कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न समझने की ट्राई करनी है हमको, कि कहाँ एक डेटा, हमारा डेटा फीड होता है, एंड जो नेगेटिव डेटा हमारे माइंड में है, जो स्टैमरिंग का एक्सपीरियंस है, पास्ट में हमारे ऊपर कोई हंसा है, किसी ने मजाक बनाया है, हमको खुद गलत एक्सपीरियंस हुआ है, तो ये सब डेटा वो पास्ट डेटा है और हमारा माइंड है वो डेटा को इंटरप्रेट करता है कि हाँ मुझे उस दिन ऐसा हुआ था तो अगली बार भी सेम चीज़ हो जाएगा। तो वो डेटा का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया है, वो डेटा को हम शैतान बोलते हैं, कि ये जो अंदर स्टैमरिंग वाला थॉट है वो शैतान है, वो शैतान स्ट्रांग हो गया है तो उसको वीक बनाने का है। एंड वही एक माइंड सेट है। तो मेरा शॉर्ट आंसर ये रहेगा कि माइंड सेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पॉजिटिव माइंड सेट, एंड उसके ऊपर बहुत कुछ काम करना पड़ता है। वेरी वेल मुकेश जी। अभी आपने हमें बताया कि आपने अपनी स्पीच पर काफ़ी काम किया और आपने एक इंस्टीट्यूट भी ओपन किया। तो इसका भी ज़रा हमें बताइए कि वो ऐसी क्या चीज़ थी, वो क्या मोटिव था? वरना तो लोगों को देखा गया है कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। तो वो क्या मोटिव था, वो क्या रीज़न था जिसकी वजह से आपने सोचा कि लोगों की हेल्प की जाए? और उसके लिए आप क्या चार्जेस ले रहे हैं वो भी ज़रा हमें बताइए। यस हारून, ऑनेस्टली बोलूँ कि ये जो स्टैमरिंग है ना, एक ऐसी डिसेबिलिटी है कि दिखा सकते भी नहीं है और सहन कर भी नहीं सकते हैं। यानी कि हम दिखा भी नहीं सकते कि मैं स्टैमरर हूँ और अंदर से सहन भी नहीं होता है। और मैंने बहुत ऐसे लड़के को देखा है कि जो सोचते हैं कि मैं मर जाऊँ, और मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसे थॉट जो होते हैं वो, ऐसा हिम्मत हारने वाले जो लोगों को एक मोटिव चाहिए। एंड कुछ लोग ऐसे मैंने इसीलिए फ्री में, अभी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अभी मैं करा रहा हूँ। एंड तो मैंने ये सोचा कि मैंने इतने सालों तक जो सहन किया, मैं उसका दुख फीलिंग करता हूँ एक्चुअली डायरेक्टली, मुझे अंदर एक मेमोरी है कि ये दुख इतना होता है कि मजाक जैसा बन गया है, मीन्स कि ये सहन नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी इमोशनल मेरे साथ अटैच थी। एंड वैसे भी मैंने 1.5 ईयर किसी इंस्टीट्यूट को भी फ्री सर्विस दिया है। एंड अभी बाद में मैंने सोचा कि मैं खुद का भी क्यों ना चालू करूँ, क्योंकि खुद का मैं करूँ तो एक बड़ी टीम बना सकता हूँ मैं।
तो एक छोटी सी शुरुआत हुई मेरी 4-5 लोगों से, बैच 1 से। एंड बाद में मेरे साथ बड़ी टीम जुड़ती गई। अभी मेरे पास 18 लोग SW टीम यानी कि स्पीकिंग वॉरियर्स है, जो स्पीकिंग वॉरियर्स नई बैच जो आती है उसको हेल्प करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट धीरे धीरे बड़ा होने वाला है। एंड दूसरी बात मेरी चार्ज की, तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मगर हारून एक ऑनेस्टली बात बताऊँ कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। यानी कि मेरा आजकल का एक्सपीरियंस है कि 50% लोग चले जाते हैं और मैं निकाल देता हूँ। इसका रीज़न ये है हारून कि 50% लोग ऐसे आते हैं सीरियस है, जो कुछ करना चाहते हैं। मुझे वही लोग चाहिए एक्चुअली। एंड मुझे एक्सेप्टेड है कि वो 50% लोग चले जाएंगे, आई एक्सेप्टेड दैट वन। मगर वो जो चले जाते हैं वो क्या करते हैं कि फ्री का है तो चलो ज्वाइन हो जाओ, नहीं हो जाओ, टास्क मत करो। तो एक ये जो प्रोग्राम है वो इंटेंसिव प्रोग्राम है कि उसका फुल इंटेंसिटी के साथ आपको एफर्ट करना है। जो टास्क दिया जाता है, प्रैक्टिस करनी है, लर्निंग सेशन है, प्रैक्टिस सेशन है, वो सब एकदम डिसिप्लिन मैनर में आपको ज्वाइन करना है, उसको फॉलो करना है। लोग डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर फॉलो करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करो ना, रिजल्ट अपने आप आएगा। यस, यही मेरा आंसर है। और फ्यूचर में ये सॉरी इंटरप्टिव रहा, हम फ्यूचर में थोड़ा सा अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा चार्ज एक 200 रुपया या 300 रुपया ऐसा कुछ चार्ज रखते हैं, तो कुछ लोग फालतू जो एकदम टाइम पास के लिए आते हैं तो वो लोग नहीं आएंगे। थैंक यू मुकेश जी। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि डिफरेंट स्पीच थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने ऐसा क्या डिफरेंट फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, या आप क्या समझते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट दूसरे स्पीच थेरेपी के इंस्टीट्यूट से डिफरेंट है? यस अरुण, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। दूसरों का देखो, फर्स्ट में जो कॉमर्शियल जो लोग हैं, तो कॉमर्शियल लोग क्या करते हैं, तो वो कॉमर्शियल लोग पैसा ज़्यादा लेते हैं, इतना सारा पैसा लेते हैं, आई डोंट नो नंबर्स, बट बहुत पैसा लेते हैं। एंड वो उनके पास एक डेडिकेटेड रहती है जो उसको भी वो सैलरी दे सकते हैं। एंड वो लोग एक वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं विद फाइनेंशियल। एंड वो एक वो लोग ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, तो मेरा इंस्टीट्यूट सेम उसकी कॉम्पीट करता है। हमारे पास भी एक बड़ी टीम है जो नॉन प्रॉफिट में काम कर रही है। एंड दूसरी बात बोलूँ कि हमारे साथ एक जो स्ट्रक्चर है हमारा वो ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि हम लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 ऐसा हमने स्ट्रक्चर बनाया है। तो लेवल 1 में जो मैं ऐसा बोलता हूँ कि हम 4 वीक तक हम कंटिन्यूस लर्निंग सेशन एंड प्रैक्टिस सेशन हाई इंटेंसिव करवाते हैं। प्लस हम पर्सनली वो लोग टास्क करते हैं कि नहीं, वो सबसे बड़ी डिफरेंट बात है हमारी, कि हमारी टीम और मैं पर्सनली लोगों का 1 to 1 कांटेक्ट करके कंफर्म करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, वो टास्क करते हैं कि नहीं, प्रैक्टिस सेशन में कितना अटेंडेंस है। वो सब चीज़ें मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट और कोई कहीं भी ऐसी नहीं देखी है। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों की मैं बात करूं, तो कुछ लोग यार ओनली खाली व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, और कुछ लोग इंस्टाग्राम में पेज बनाते हैं और लोग ज्वाइन होते हैं, कुछ लोग वेबसाइट बनाते हैं, बहुत सारे नंबर्स ज्वाइन होते हैं। नंबर्स के ऊपर मैं फोकस नहीं करता हूँ, मैं लिमिटेड नंबर्स है मेरे पास, तो पर बैच में मैं 20 स्टूडेंट ही लेता हूँ। तो वो मेरी स्ट्रेंथ है और मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ उधर, तो एटलीस्ट मुझे 20 को अच्छा बनाने का है। एंड दूसरी बात कि जो नॉन प्रॉफिट बिजनेस अदर्स है वो वीक में 1 टाइम आते हैं खाली, हम लोग एवरीडे आते हैं। एंड 1 मंथ का एक प्रोग्राम रहता है, उसमें हम कोई नया मेंबर नहीं आ सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हमारी स्पेशल चीज़ें हैं। यस आरुण। वेरी वेल मुकेश जी। तो मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी कि वो क्या क्या तरीके हैं जिस तरह से आपके इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया जाए और इस प्रोग्राम में इनरोल किया जाए, और इसका ड्यूरेशन क्या है, आई मीन के कितने मंथ या कितने वीक्स का ये कोर्स है, और डेली इसमें एक पर्सन को अगर उसे इनरोल होता है तो कितना टाइम उसे देना पड़ेगा, और जो उसे प्रैक्टिस खुद से करनी होगी वो उ, उस पर उसको कितना टाइम देना होगा?
यस, तो सबसे पहले कि जो अगर मुझे आपका अप्रोच ऑडियंस को मेरा अप्रोच करना है, तो यूट्यूब में स्पीकिंग वॉरियर करके सर्च कर सकते हैं, या हारून को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मेरा यूट्यूब का लिंक आपका इसमें डालने के लिए। तो वो मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप कोई भी वीडियो में जाइए और वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उधर से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल लिंक आप फिल करके मेरा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो वो सीधा मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो भी आपको ऐसा डाउट रहता है कि इंफॉर्मेशन आया कि नहीं, तो मेरा ये वही भी कोई भी वीडियो में कमेंट कीजिए कि सर मेरा फॉर्म मिला आपको, आपका नाम दीजिए, तो मैं इमीडिएटली उसको आंसर करता हूँ। मैं कितना भी बिजी हूँ, मैं सेम डे आंसर करने का कोशिश करता हूँ। दूसरा कि मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो यूट्यूब है, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर किया है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, वो ओपन ग्रुप है। तो क्या है कि मैं एक फ्यूचर में एक प्लानिंग बना रहा हूँ, अभी मैं आपको डिक्लेयर कर देता हूँ कि एटलीस्ट महीने में 1 और 2 एक वर्कशॉप रखते हैं कि सब लोग ज्वाइन कर पाएंगे वो वर्कशॉप में। एंड मेरा मेथोडोलॉजी क्या है स्टेमरिंग ओवरकम के लिए, हम लोग कैसे काम करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास कितनी बड़ी टीम है, वो सब मैं उसमें समझाने वाला हूँ। तो ऐसे हम हमारे साथ आप कनेक्टेड रहेंगे, आपको ऐसा बोरिंग नहीं होना है कि कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई ग्रुप में कुछ नहीं है, मगर एक महीने में एक मैसेज ऐसा आएगा, स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि जूम लिंक सीधा आपको भेजा जाएगा कि ज्वाइन करो ये वर्कशॉप, आपको कुछ बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सब चीज़ें होने वाली है। तो एक हारून में ऑनेस्टली बोलो, एक बड़ा इंस्टीट्यूट बनाने की हम कोशिश करने के लिए जा रहे हैं, एंड मैं एक बड़ी टीम बनाना चाहता हूँ। तो देखते हैं आगे कितना गॉड और अल्लाह कितना सपोर्ट करता है, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। तो हमारा तो गोल बड़ा है। एंड दूसरा, मैं एक इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज का भी अभी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो वो भी शायद मेरी टीम बना रही है। अभी मैं तो बहुत बिजी हूँ, व्यस्त हूँ, जॉब करता हूँ, ये सब करता हूँ, बट मेरी टीम कुछ मुझे हेल्प करती है, तो वो भी अभी कुछ समय में हो जाएगा। तो ऐसे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू मुकेश जी। अक्सर देखा गया है कि जब लोग किसी भी स्पीच थेरेपी को ज्वाइन करते हैं तो उस दौरान तो उनकी की स्पीच की फ्लुएंसी बहुत बेहतर रहती है, लेकिन जब वो उस कोर्स को या अपनी प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं तो फिर वो उनकी जो स्पीच है वो उसकी परफॉर्मेंस वही नहीं रहती। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, कोर्स करने के बाद भी आपका उनसे कांटेक्ट रहता है, या किस तरह आप उनकी वंस इन अ मंथ या वंस इन अ ईयर आप उनसे किसी तरह गेट टुगेदर करते हैं? तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है? यस हारून, आई थिंक आपका, यस आपका, आई थिंक आपका नेटवर्क थोड़ा था है। तो मैं अभी एक बात बोलूँ कि लोग क्या करते हैं, 1 मंथ प्रोग्राम में ज्वाइन होते हैं मेरे पास या कहीं और पे, उसका स्टैमरिंग ओवरकम हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन था कि क्यों वापस आता है, पहला क्वेश्चन ये था। तो मैं एक बात बताऊं कि लोग क्या करते हैं कि 1 मंथ में आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है, फ्लुएंसी आती है, और मैंने इतने सालों में बहुत सारे लोग देखे हैं कि उसका स्टैमरिंग वापस आ गया है, बहुत सारे लोग। उसका एक ही रीज़न है हारून, कनेक्टेड नहीं है। यानी कि क्या करते हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि अभी मेरा स्टैमरिंग ओवरकम हो गया। मगर ये माइंड का गेम है, क्योंकि आपका नया मेमोरी माइंड में बना है, नया हैबिट बना है, उसके लिए 9 मंथ या 1 ईयर चाहिए उसको डेवलप होने में, फुल्ली डेवलप होने में। हम लोग क्या है, छोटा बच्चे का जन्म हुआ उसको मार दे रहे हैं, बच्चे को ग्रो नहीं करते। यानी कि नया हैबिट हमारा बच्चा है, 1 मंथ में एक बच्चा बना है, वो बच्चे को बड़ा होने में 1 साल लगता है, और 1.5 साल लगता है, कभी 2 साल भी लगता है। तो वो बच्चे को बड़ा नहीं करते, ग्रो नहीं करते, उधर ही उसका हत्या हो जाता है और वो स्टेमरिंग वापस आती है। तो इसीलिए मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि 1 मंथ के में हम जो ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके बाद हमने लेवल 3 रखा है। जो लेवल 3 वो मेंटरशिप है, यानी कि सीधी एक हमारी टीम बन जाती है, वो हमारी टीम का पार्ट बन जाते हैं। तो वो उसमें क्या है कि वो हमारे साथ आते हैं, किसी को फीडबैक देते हैं, कि उसको खुद को डाउट है तो मेरे साथ प्रैक्टिस करता है, मुझे क्वेश्चन लेके आता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है।
तो हम उसका जब तक ओवरकम नहीं होता है तब तक हम उसको छोड़ने वाले नहीं है, अनलेस वो छोड़ खुद से चला जाए तो क्या है, लोग अपना अपना प्रायोरिटी सेट नहीं करते, क्योंकि ये स्टैमरिंग ओवरकम करना सबसे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। आप कितने भी बड़े इंजीनियर हो, अगर आपका स्पीच में स्टैमरिंग है तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन तो है, मगर उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। एवरीडे 5-10 मिनट जस्ट माइंड को याद दिलाना है मुझे। ड्राइविंग करते करते भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको पूरा छोड़ना नहीं चाहिए जब तक ये फिनिश नहीं होता है ओवरकम, तब तक छोड़ना नहीं चाहिए। और अभी मैं इतना फ्लुएंट हूँ इसीलिए हूँ कि मैंने कभी छोड़ा नहीं है उसको। अभी भी मैं छोड़ा नहीं, क्योंकि अभी मैं सबको सिखाता हूँ, तो वो मेरा टच में है। तो अभी मैं एकदम अच्छा होने लगा हूँ। अच्छा है ना कि बहुत बहुत कुछ इम्प्रूव कर रहा हूँ, मेरा पर्सनालिटी भी इम्प्रूव हो रही है। वेरी वेल मुकेश जी। मैं दुआ करूँगा, मैं प्रे करूँगा आपके लिए कि आपकी यही मोटिवेशन और आपकी यही स्पिरिट रहे, और जिस तरह आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं इसी तरह करते रहें। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो आप अपनी इंस्टीट्यूट में टेक्निक्स या जो प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं, तो किसी भी पर्सन को इनरोल होने के लिए उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? एक्चुअली मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि जो टेक्निक्स पार्ट है वो छोटा बच्चा भी कर सकता है, मगर जो माइंड सेट पार्ट है वो थोड़े उसके लिए कुछ मिनिमम 16 ईयर जैसा कुछ चाहिए। क्योंकि वो माइंड को समझना इतना, हम मैच्योर है तो इजीली समझ जाते हैं कि माइंड सेट क्या है। मैं तो बोलता हूँ कॉलेज के लड़के भी कुछ इजीली नहीं समझ पाते, कुछ स्टूडेंट। तो 16 ईयर तक हम लेते हैं, इसीलिए हमने हमारा एज क्राइटेरिया रखा है कि 16 ईयर के बिलो को हम नहीं लेते हैं। मैं तो 18 ही कहता हूँ, मगर कुछ लोग फोर्स करते हैं कि सर मुझे ले लो, तो मैं 16 कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। मगर आप अगर छोटा बच्चा है, सपोज आप पेरेंट्स है और आपका बेटे को कुछ हो रहा है, तो जल्द से जल्द उसका रूट कॉज फाइंड आउट करने का ट्राई कीजिए कि उसको क्यों हो रहा है, उसको माइंड में क्या प्रेशर है, क्या डर है। यानी कि कभी स्कूल में जाता है और कोई प्रेशर रहता है टीचर का, या साब कुछ नोटी बच्चे आसपास होते हैं उसका प्रेशर रहता है, कोई मारता है उसको। तो ये सब कॉज होते हैं स्टैमरिंग का आने के लिए। और पेरेंट्स भी खुद कॉज होते हैं कि बहुत स्ट्रिक है, और उसको बहुत कुछ भी ऐसा गलती छोटा सा हो गया तो डांटते हैं। और वो बच्चा भी एक खुद अपना रूट कॉज हो सकता है, क्योंकि वो दूसरा उसके आसपास कोई स्टैमरर लोग स्टैमरिंग करता है और वो उसका कॉपी करने का ट्राई करता है, तो उसको भी हो जाता है। एक हैबिट है ये। एक्चुअली बैड हैबिट ऐसे बनती है, और कुछ नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है। वो फिजिकल डिसऑर्डर और डिसीज़ और ऐसा हैंडीकैप वो कुछ भी नहीं है। एक टोटली एक बैड हैबिट है, वो माइंड इश्यू है बस, और कुछ नहीं है। तो यही मेरा आंसर है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस, थैंक यू मुकेश जी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये रहेगा कि अपनी स्टैमरिंग जर्नी से कोई अपना लाइफ का रिग्रेट हमारे साथ शेयर करें कि आप समझते हैं कि ये काम मैं पहले कर लेता, या मेरी स्टैमरिंग जर्नी में ये काम नहीं होना चाहिए था। तो अपनी लाइफ का अगर कोई ऐसा रिग्रेट है तो वो हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू। मैं तो मेरा खुद का तो एक ही रिग्रेट करूँगा कि मैंने इतना देर क्यों कर दिया। मैंने इतनी जल्द, इतना इजी थिंग है, कुछ भी नहीं है स्टैमरिंग ओवरकम करना, कितना कोई हार्ड वर्क नहीं है। एक कंसिस्टेंसी है खाली का, कांस्टेंट कंसिस्टेंसी, आपको उसके पीछे रहना है, थोड़ा 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 मोशन में रहना है, मोशन को स्टॉप नहीं रखना है। तो पहला मेरा रिग्रेट एक ही है, और लास्ट भी एक ही है कि मैंने इतना देर क्यों कर दिया, इतना इजी काम के लिए इतना देर क्यों करना। जस्ट मुझे थोड़ा ट्रेनिंग लेना है 1 मंथ, बाद में उसको फॉलोअप करना है, रोज़ थोड़ा थोड़ा करना है बस, छोड़ना नहीं है। और ओवरकम 100% ओवरकम हुआ, 100% तो नहीं बोलता हूँ, 99.9% ओवरकम होने के बाद भी मुझे कभी भी छोड़ना नहीं है। बहुत इजी है प्रैक्टिस करना। आप ड्राइविंग करते करते भी कर सकते हैं, अभी मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ आपके साथ बातें करते करते। तो मैं अपना ऐसा मानता हूँ कि उसके लिए स्पेशल टाइम नहीं चाहिए। तो बस यही आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर, दिस वन ओनली शॉर्ट आंसर। थैंक यू मुकेश जी। अभी इस मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले आपकी एक पिक्चर आई थी जिसमें आपने माइक होल्ड किया हुआ था, पकड़ा हुआ था। तो मुझे लगता है कि आप गाते भी बहुत अच्छा होंगे।
तो अगर कोई अच्छा सा सॉन्ग इस सेशन के लिए अगर आप सुना देंगे तो हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत अच्छा टेक अवे होगा। एक्चुअली हारू जी, थैंक यू। एंड मैं गाना तो बहुत अच्छा गाता हूँ, बट कभी मैंने ट्राई नहीं किया है। मगर वो मेरा जो फोटो है, वो एक उसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं बताता हूँ। कि मैं गाना नहीं गाऊंगा, मगर एक उससे बदले में एक स्टोरी बता देता हूँ वो। तो शायद आप खुश हो जाएंगे, तो गाना डिमांड नहीं करेंगे मेरे पास। तो वो क्या हुआ था, मेरा 25th एनिवर्सरी था। एंड मैंने स्टैमरिंग ओवरकम किए हुए कुछ 6 मंथ हुआ था। एंड मुझे तो भी थोड़ा थोड़ा स्टैमरिंग था, क्योंकि ये स्टैमरिंग 6 मंथ में जाता नहीं है 100%। तो मुझे मेरा मैरिज 25th मैरिज एनिवर्सरी था। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि मुकेश पटेल, नाउ स्पीकिंग रिगार्डिंग माय जर्नी ऑफ द माय मैरिज लाइफ। तो मेरे हाथ में माइक आ गया। एंड मैंने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर किया था उस टाइम। तो उन्होंने बहुत अच्छे से पिक्चर ले लिया, मैं बोल भी पाया था बहुत अच्छे से। बीच बीच में थोड़ा फम्बलिंग हुआ, मगर मैं उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, थोड़ा ही हुआ ना, ज़्यादा नहीं हुआ। मैं वही जो फम्बलिंग हुआ उसके ऊपर फोकस नहीं किया, मैंने कितना अच्छा बोला उसके ऊपर फोकस किया। और अभी एक बात बोलूँ कि मैं वो डीपी क्यों रखता हूँ, तो वो मेरा एक मोटिवेशन है कि मैंने इतने सारे लोगों के सामने बोला। 200 300 पीपल के सामने मैंने बोला। और वो मेमोरी मुझे जाने नहीं दे रही है मेरे माइंड से, क्योंकि वो मुझे पावर देती है वो मेमोरी। कि नहीं है, अभी इतने सारे। और एक मेरा एक दूसरा की एक मेमोरी, मेरा 25th मैरिज एनिवर्सरी का फोटो था, तो वो भी एक मेमोरी है। एंड मुझे मोटिवेट करता है कि मैं एक अच्छा स्पीकर हूँ। तो मैं स्पीकिंग वॉरियर हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो एक स्पीकिंग वॉरियर है। तो एक मैं एक वॉरियर हूँ, और मुझे वो याद दिलाता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, डिस्क्लोज करता हूँ, मैंने सबको नहीं बोलना चाहता था, मगर वो शायद उसी रिलेटेड में कुछ ऐसा, मेरा जो लोगो है मेरा इंस्टीट्यूट का, वो भी उसके ऊपर से ही आएगा लोगो कुछ बन के। अभी नहीं डिसाइड किया है, मगर वो एक बेसिक पॉइंट होगा उसका। थैंक यू मुकेश जी। मेरा अ, मैं जो जूम अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ ये पाकिस्तान से है, और ये फ्री अकाउंट है। तो फ्री अकाउंट का जो ड्यूरेशन है वो 40 मिनट्स है। तो हमारे पास कुछ 5 मिनट रह गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस सेशन को हम कंक्लूड करने की कोशिश करें। तो मेरा आपसे ये एक आखिरी क्वेश्चन होगा कि हमारे व्यूअर्स को, हमारे ऑडियंस को आप ये बताएं कि अगर वो अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिसे स्पीच की डिसफ्लुएंसी है, तो वो उसके साथ कैसा सलूक करें। क्योंकि हमारे माशरे में देखा गया है कि ऐसे लोगों पर बहुत ज़्यादा लोग हंसते हैं या फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों से किस तरह से बिहेव करना चाहिए। यस। तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि आपको हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जब हंसते हैं तो उसका एक इंसल्ट जैसा होता है। वो बहुत बेचारा बन जाता है, यानी कि उसका जो बेइज्जती जैसा लगता है। तो पहले तो उसके साथ हंसना नहीं चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए, कोई बात नहीं, आराम से बोलो। दूसरी बात कि उसको अगर स्टैमरिंग होता है तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, तुम फटाफट आंसर दो ऐसा, क्योंकि आपको जल्दी है मगर वो जल्दी नहीं बोल सकता है। उसको थोड़ा टाइम दो। कोई बात नहीं बेटा, आराम से बोल, या कोई बात नहीं दोस्त, आराम से अपना टाइम ले ले। और उसको ऐसा प्रेशर में मत डालो। दूसरी बात बोलूँ कि एक्चुअली मैंने बहुत कुछ बातें लिखना है। कि एक मिनट, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। दूसरी बात बोलूँ कि उसको डांटना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि डांटते हैं कि अच्छे से बोल नहीं सकता है, इतना डांटते हैं। तो उसको डांटना नहीं चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए। एक्चुअली उसको आपको समझना चाहिए कि वो अच्छे, वो स्टैमरिंग है उसका प्रॉब्लम, वो थोड़ा अटक जाता है, बाद में वो बोलेगा। उसको थोड़ा टाइम दो। ओके, ये हो सकता है। एंड दूसरी बात, बहुत लोग गलत तरीके से बिहेव करते हैं कि उसको बार बार सेम क्वेश्चन करते हैं। तो वो पहली बार बोल जाता है, तो अगेन वो फिर से पूछते हैं उसको, पहली बार सुनते नहीं, उसको इग्नोर करते हैं। तो उसको बार बार पूछते हैं, तो रिपीट जब करता है तो उसको ज़्यादा स्टैमर होता है। एंड कुछ ऑडियंस
ऐसा एम्ब्रेसिंग करते हैं, हैं क्या बोला, हैं क्या बोला, ऐसा। तो उसके लिए एम्ब्रेसिंग सिचुएशन होती है। तो मैं बोलता हूँ कि आपको बी केयरफुल रहना है। अगर कोई अच्छा बोलता है और उसके सामने कोई स्टैमरर लोग हैं, तो उसको बहुत प्यार से उसको टाइम देने का है, उसको थोड़ा हौसला बढ़ाने का है। कोई बात नहीं, तुम आराम से बोलो, मैं इधर सुनने के लिए तैयार हूँ। तो यही मेरा शॉर्ट आंसर है, क्योंकि हमारे पास टाइम की कम है यार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश पटेल जी। आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे लिए इस मीटिंग के लिए टाइम निकाला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी हम इस तरह कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेकर आएंगे और फिर इसको डिस्कस भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपके इंस्टीट्यूट से जो लोग सीख रहे हैं उनको भी हम लेकर आएँ, ताकि लोगों को पता चल सके कि आप किस तरह बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं और उनकी लाइफ को किस तरह से बेहतर बना रहे हैं। तो मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए कोई एक छोटा सा मैसेज दे दें कि वो किस तरह अपनी स्पीकिंग पर, अपनी कम्युनिकेशन पर काम करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। मेरा एक शॉर्ट आंसर है, ओनली वेरी शॉर्ट आंसर, स्टैमरिंग ओवरकम होती है। वेरी इजी है, इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। हमने बड़ा पहाड़ बना दिया है, बट बहुत इजी है। उसके लिए खाली आपका डेडिकेशन चाहिए, सीरियसनेस चाहिए, एंड कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी है तो सफलता आपके कदमों में पैर छुएगी आपका। 100% ओवरकम हो जाएगा आपका, 100% नहीं मगर 99.9% स्टैमरिंग ओवरकम हो जाएगा। तो बस आपको प्रैक्टिस 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 एंड प्रोसेस प्रोसेस फॉलो प्रोसेस, डोंट फोकस ऑन रिजल्ट। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक प्रोसेस को फॉलो कीजिए, जो भी प्रोसेस है वो। यही मेरा शॉर्ट आंसर रहेगा हारून। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुकेश जी। मैं सबसे आखिर में आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस सेशन के लिए वक्त निकाला। खुदा आपको खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए, जिस तरह आप दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आ रहे हैं। तो अगर खुदा ने चाहा तो हम फिर किसी सेशन में दोबारा मिलेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Thank you, Harun, for inviting. Thank you very much. Yeah. Okay, thank you.